सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। और PIA की निशकारी आज यकीनी तौर पर मुकम्मल हो जाएगी। आज बिडिंग का आखिरी दिन है, ओपन बिडिंग का सिलसिला आज शाम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और हमने देखा कि सिर्फ एक ही ग्रुप की जानिब से, सिर्फ एक ही ख़रीदार की जानिब से अर्नेस्ट मनी जमा कराई गई, और वो ग्रुप है ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिसकी जानिब से तमाम तकाजे अभी तक पूरे किए गए। लेकिन अब इसमें हुकूमती रवैये पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जो दीगर 5 इसमें मौजूद ख़रीदार थे, आखिर वो कहाँ चले गए, उनकी जानिब से क्यों इस मामले को आगे टेकअप नहीं किया गया, उन्होंने क्यों ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं। वाहिद बोली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से जमा करवाई गई है, उसको शाम 6:30 बजे खोला जाएगा। और अब इस वाहिद बोली की वजह से शफाफियत पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए हैं कि प्राइवेटाइजेशन कितनी शफाफ होगी, चूँकि दीगर जो 5 ख़रीदार मौजूद थे उनके अपने अपने रिजर्वेशन हैं, और उसी वजह से वो ना उन्होंने अर्नेस्ट मनी जमा कराई, ना ही वो इस बिडिंग के अमल में शरीक हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उमर हयात बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अली खिजर साहब हमारे माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो उमर, आज ये सिंगल बिडिंग के साथ अब ये मामला आगे जा रहा है। हमारे सामने पेपरा रूल्स भी हैं, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के भी हवाले हैं, जहाँ पर हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई कि जब मल्टीपल बिडिंग होगी तो वो बिडिंग ज़्यादा सूटेबल होगी। लेकिन यहाँ पर भी सिंगल बिडिंग, अभी हमने 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रिसोर्सिंग देखी थी, वहाँ भी एक सिंगल बिडिंग के साथ ही मामले को आगे बढ़ाया गया। तो इस शफाफियत पर तो बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और ख़ासतौर पर हुकूमती रवैये पर भी। देखिए, जो सबसे पहले आपने बात की है उसमें खास तौर पे जो पेपरा कवानीन है या दीगर जो कवानीन है, उस हवाले से एक बात तो तय है कि हुकूमत की जानिब से सिंगल बिडर को जो है वो एंटरटेन करने के लिए जो कवायद हैं उसमें तरमीम की गई है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात कि ये गैर संजीदगी भी हम इसको कह सकते हैं। अगरचे तकरीबन कुछ 600 अरब रुपए की जो लाइबिलिटीज हैं वो हुकूमत ने PIA जो कंपनी लिमिटेड कंपनी बनाई थी उसको मुंतकिल किए हैं। अब 200 अरब की लाइबिलिटीज हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो अपना शेयर भी रखेगी। लेकिन मसला ये है कि जो सिंगल बिडिंग है, सबसे पहले यही एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर दूसरे जो बिडर्स हैं उनको हुकूमत क्यों नहीं मुतमईन कर सकी। और जब लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो बिडिंग की तारीख दी गई थी 1 सितंबर, उसको मनसूख किया गया था, तो उसकी वजूहात भी यही थी कि जो दीगर 5 बिडर्स या उस वक्त 6 के 6 बिडर्स का ये एतराज था कि हुकूमत की जानिब से जो चीजें बताई जा रही हैं, जो ड्राफ्ट दिया गया है, हतमी ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट पे उन्होंने एतराजात उठाए थे, और जिसमें खास तौर पर मुलाजमीन के हवाले से था। लेकिन अब हमारे पास जो मालूमात आई हैं वो ये हैं कि 18 माह तक जो भी कंपनी लेगी, अगर ये सिंगल बिडर लेंगे तो 18 माह तक ये मुलाजमीन को रिटेन कर सकेंगे, और 18 माह के बाद उनको एक नया जॉब लेटर ऑफर किया जाएगा। और फिर उसके बाद जिसका अगर उनको ऑफर लेटर उनकी जो सैलरी है जो इस वक्त वो ले रहे हैं उससे कम पे भी ऑफर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लोगों को वो इतना कम ऑफर करें कि लोग खुद जॉब छोड़ दें। तो ये एक यकीनी तौर पर जो मुआहदे की शिक है, तो इस पे अब देखना यह है कि कितना इस पे अमल होता है। और दूसरा एक जो है कि फ्लीट्स की तादाद जो है वो बढ़ानी थी, खास तौर पे ये अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त PIA के तो 12-13 जहाज जो है वो ऑपरेशनल हैं। और अब जो नया जो एग्रीमेंट होगा, जो भी कंपनी अगर ये ब्लू वर्ल्ड सिटी लेगी तो एग्रीमेंट के तहत इनको अपने फ्लीट्स की तादाद 45 करनी पड़ेगी। लेकिन एक PIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जो रूट्स मौजूद हैं उन रूट्स पर खास तौर पर हमने देखा कि जब पाबंदी लगी थी यूरोपियन यूनियन की जानिब से और दीगर जो मुल्कों को परवादें थी वो नहीं जा सकी थी, तो उसकी उन वजूहात की बिना पे PIA को जो है वो बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी होगी कि हुकूमत जो है उन रूट्स को क्लियर करवा के देगी, और फिर तब जो है ये जहाज जो है वो चलेंगे। उमर साहब, ये इससे पहले मैं अली खिजर साहब की तरफ जाऊं जरा, ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रिसोर्सिंग वाला मामला शुरू हुआ था, वहाँ भी हमने देखा था कि एक कॉम्पिटिटर मौजूद था, जो दूसरा बिडर था वो वक्त पर पहुँचा, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर उसको आउट किया गया, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक कमेटी भी तश्कील दी। हमने भी उस सिलसिले में यहाँ अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाई थी। तो कितनी सिमिलरिटी आप ये PIA वाले केस में भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी हुकूमत सिंगल बिडर पर बहुत ज़्यादा इंहिसार कर रही थी, यानी वो कोई एक नवाजने वाली इंटेंशन नजर आ रही है चंद एक मखसूस कंपनीज को? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली साहब, मैं आ रहा हूं जरा। अली साहब, पहले उमर साहब से मैं इस पर कमेंट ले लूं, वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। जी उमर हयात साहब। जी बिल्कुल, देखें ना, यहाँ ये बात है कि सिंगल बिडर पर रिलाय तो नहीं करना चाहती थी हुकूमत।
लेकिन हुकूमत की जानिब से जो एक्टिविटी की गई है इस सारे सिनारियों में, वो एक्टिविटी थोड़ी बहुत हमें मशकूक इसलिए भी नजर आती है कि एक सिंगल बिडर जो है वही एक बोली दहिंदा आ चुका है। आपने रूल्स में भी तरमीम कर दी है, तमाम चीजें कर दी हैं, तो इट मीन्स के सिंगल बिडर को एंटरटेन किया जाना है। अब हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। अब काबीना इजलास में या इसके हवाले से काबीना इजलास बुलाया जा सकता है। अगर काबीना इजलास ना बुलाया गया तो फिर ये होगा कि सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वो इसकी मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बाहर हैं और काबीना तो आधी से ज्यादा उम्र से बाहर है, तो फिर इसका मतलब ये भी इसमें मजीद वक्त लगेगा और जो रेलेवेंट मुताल्लिका फरीक हैं वो फिर क्या वो मुताल्लिका प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कोर्ट भी जा सकता है, अदालत भी जा सकता है जिसको एतराज़ात हों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको बाकायदा तौर पे चैलेंज किया जा सकता है, इस बिडिंग के अमल को। और अगर इस बिडिंग के अमल को चैलेंज किया गया तो फिर एक मामला लटकेगा। अब मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कल जो सेनेट की प्राइवेटाइजेशन कमेटी है उसके चेयरमैन है तलाल चौधरी साहब, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्या देख रहे हैं कि होगी, तो उन्होंने कहा कि शायद दिसंबर तक हो जाए, ये उनके अल्फाज। अच्छा। तो इसलिए उनको कोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक सिंगल बिडर है उसको आप बिडिंग में शामिल करें और आप ठीक है। चलें उमर साथ ही रहिएगा, जरा अली खिजर साहब से भी मैं जरा उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस पर जान लेता हूँ। अली साहब, ये इस शफाफियत पर कितने ज़्यादा सवालात उठ गए एक बिडर के होने की वजह से? 5 जो दीगर खरीदार थे वो भी बड़े ग्रुप्स थे, बड़े फाइनेंसर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के, और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया उनके लिए कि उन्हें खुद ही पीछे हटना पड़ गया है। जी, इसमें देखें 2 सूरत हाल हो सकती हैं। एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आईना नहीं चाह रहा कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर कर रहे हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो डोमेस्टिक लोग हों या फॉरेनर हों। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जो इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग की जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें इंटरेस्ट जो है वो लैकलस्टर है। दूसरा पहलू ये है कि जी शायद इंटरेस्ट है, जैसे कि PIA के अंदर भी आपने जिक्र किया कि 6 लोग थे, उसमें से एक आई, आपने एयरपोर्ट पे भी इस्लामाबाद बताया कि 2 लोग आए थे, उनमें से एक जो है वो टेक्निकल बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और दूसरे को रहे। तो इसका ये दूसरा मामला ये है कि शायद ये इन्होंने पहले ही चूज कर लिया कि किसको देना है, ये उससे भी खतरनाक मामला है। इसका मतलब है कि ये जो सारा प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का है और ट्रांसपेरेंसी का है और उसमें एफिशिएंसी लाने की बात है, उसके अंदर पहले दिन से ही शकूक व शुबात आ गए। पहली बात ये कि जब लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, फॉरेन बिडर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। जैसे PIA के केस में जो 5-6 बिडर्स थे जिनमें से 2-3 से मेरी जो गुफ्तशुनीद हुई और जो लोग नहीं आए, उन्होंने ये कहा था कि जी इसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है इस प्राइवेटाइजेशन की और इसके हालात की, तो इस वजह से नहीं आ रहे। और दूसरी वो कमर्शियल वायबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी जैसे उमर साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है और जो आपने डेट भी जो पेरेंट कंपनी में दिया था उसके बाद भी कुछ डेट इधर आ जाता है, तो जो प्लेट में रख के दिया जा रहा है उस पर किसी को समझ नहीं आती। अब ऐसे में किसी एक कंपनी का आना और करना तो ये और शक डालता है, और वो कंपनी ऐसी आना जो रियल स्टेट की जिसका बैकग्राउंड है, जिसका एविएशन का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्लस अगर उसके हम देखें कि उसका कोई रियल स्टेट में बहुत बड़ा पुराना नाम नहीं है, और प्लस जब उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके अंदर जो लोग देखें तो आपको एक खास किस्म के उसमें लोग नजर आते हैं। तो वो खास किस्म के लोग नजर आने का मतलब है कि खास किस्म का एक इंस्टीट्यूशन है जो जिसका इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आ रहा है, तो ये उसमें और भी शक व शुबात डालते हैं। और ये क्या अली साहब, ये कमर्शियल वायबिलिटी तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स थे या जो बिडर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि आप हमें 50 से 51% शेयर्स ना फरोख करें, आप हमें 75 से 100% शेयर्स फरोख करें। तो अगर ज़्यादा शेयर्स फरोख किए जाते तो शायद ज़्यादा दिलचस्पी होती। आरिफ हबीब साहब कुछ अरसे पहले प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि हम 70% प्लस शेयर्स खरीदना चाहते हैं और हुकूमत इतने शेयर्स बेचना ही नहीं चाहती। जब एक इदारा इतने ज़्यादा नुकसान में है तो उसके मैक्सिमम शेयर्स आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। नहीं, देखिए तो शेयर बेचना चाहती है या नहीं चाहती, ये दूसरी बात आ जाती है। पहली बात ये आ जाती है कि जो शेयर जितने भी बिक रहे हैं वो किस वैल्यू पे बिक रहे हैं, किस चीज़ पे बिक रहे हैं। आप 51% तो शेयर आपको मिल रहे हैं, आपकी मेजॉरिटी ओनरशिप भी आ रही है, आपका बोर्ड आपका कंट्रोल भी आएगा। तो फिर इसके बाद अगर ठीक है, वो ये बात आ जाती है कि जब कम हो गए तो गवर्नमेंट की सीट बोर्ड पे रहेगी, गवर्नमेंट के लोग जो बोर्ड पे होंगे वो प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट चलेंगे। बिल्कुल वो बात है कि उस पर कंट्रोल का लेवल कम हो जाता है, तो हुकूमत उसको भी बेचना चाह रही। प्लस हुकूमत जिस तरह वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहती है, जिस तरह उसने डेट डाला है, जिस तरह उसकी PIA की कमर्शियल
जो विजिबिलिटी है उस पर ये नहीं आना चाह रहे। और ये क्या जान के ये सूरत हाल की गई है? क्या ये एक ऐसी सूरत हाल जान के इस तरह बनाई गई है कि किसी एक बिडर को, खास बिडर को आया जाए? इसके बारे में तो सिर्फ एक आप ख्याल कर सकते हैं, या उमर साहब की तरह कोई इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और उसके अंदर जो है वो उसकी चीजों को अंदर से निकाल के लाएं। बहरहाल हमारा तो अंदाजा ये है कि ये कोई एक्सरसाइज जिस तरह हो रही है ये कोई अच्छी फ्रूटफुल नहीं है। इससे को पाकिस्तान को PIA का खातर खा को फायदा नहीं नजर आ रहा कि जो पार्टी जिसको दिया जा रहा है वो पार्टी की एक्सपीरियंस नहीं है, उस पार्टी का कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, फिर उस पार्टी के अंदर जिस तरह के बोर्ड पे लोग हैं वो एक खास किस्म के इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये साथ शको-शुबहात डाल रहे हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, खासतौर पे आपकी TV चैनल पे नहीं कर सकते, तो हम वो बात नहीं कर सकते जो बात आप समझ रहे हैं। तो मतलब ये फिर करना, इससे बेहतर तो है कि आप इसको ना ही करें। अब लेकिन ये कर भी रही हैं, तो फिर कंट्रोल जो है आप अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं ना सारी चीजों का। और आपको पॉलिटिक्स में भी ये नजर आ रहा है, आपको इकोनॉमी में ये नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको मोटी बात आपको समझाने के लिए, आपका इकोनॉमी का साइज जो है ना श्रिंक कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स। जो पाई है वो श्रिंक हो रहा है। अब पाई श्रिंक हो रहा है तो उसमें एक पार्टी का अगर इतना हिस्सा था तो श्रिंक हो रहा है, तो वो अपना हिस्सा बढ़ाने लग गई है, दूसरों के छीनने लग गई है। तो ये हो रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन जो आपने 2 एग्जांपल दिए इसमें यही हो रहा है कि वो जिसको लग रहा है कि पाई श्रिंक हो रहा है और मेरा अपना पाई भी श्रिंक होगा, तो वो दूसरों के हिस्से में घुस गई है ताकि अपने पाई को बरकरार रह सके, और दूसरे और ज्यादा श्रिंक हो रहे हैं। तो आपको देखिए मुल्क कैसे ठीक हो सकता है कि नहीं। तो अली साहब, ये जो 5 बिडर्स हैं इसमें जो मजीद थे, अगर उनमें से कोई एक भी इस पूरे अमल को चैलेंज कर देता है तो ये एक इंटरनेशनली क्या इमेज जाएगा कि हम इतने अरसे के बाद, सालों बाद हम एक प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे थे, और वो भी एक IMF की तजवीज़ पर या उन्हीं के प्रेशर पर वो करने जा रहे थे, और उसमें भी हम शफाफियत नहीं ला सकें। तो आलमी सतह पर हमारे इमेज को इससे नुकसान पहुंच सकता है अगर कोई चैलेंज करता है इन 5 बिडर्स में से? देखिए जी, बिडर में से चैलेंज करे ना करे, जिस तरह से ये बिडिंग प्रोसेस हो रहा है, जिस कंपनी को दिया जा रहा है, जो उसका प्रोफाइल है, उससे इंटरनेशनल इमेज वैसे ही बुरा जा रहा है। तो अगर कोई चैलेंज कर देगा तो और भी बुरे हालात होगी, पर शायद वो चैलेंज ना करे क्योंकि वो पांचों बिडर लोकल थे। ठीक है जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लोकल बिडर यहाँ पे इस तरह से चैलेंज करेगा तो उसने इधर बाकी कारोबार नहीं करने, RVB साहब ने बाकी कारोबार नहीं करने, मोहम्मद अली तबा ने बाकी कारोबार नहीं करने, तो बाकी कारोबार उन्होंने करने हैं, तो वो तो चैलेंज नहीं करेंगे, वो तो खामोशी से साइड पे हो गए हैं। जो लोग करने वाले हैं वो इसको इस तरह कर रहे हैं। तो ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। अली साहब, इससे कम से कम उन 5 बिल्डर्स का जो मोरल तो डाउन होगा ना। आगे अभी स्टील मिल है, फिर आगे HBFC है और दीगर कई ऐसे इदारे हैं जो कि कभी लंबी एक फहरिस्त है, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट है। तो फिर ये बिल्डर्स तो कम से कम उस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे आगे, जो इस वक्त हुकूमती रवैया में इस केस में नजर आ रही है। तो एक टेस्ट केस था, जितना शफाफ होता आगे आपकी प्राइवेटाइजेशन उतनी बेहतर होती। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे आगे बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन के लिए एनर्जी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा और एनर्जी चेन में कंपनीज हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये 5 बिडर और उसके अलावा भी लोग बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे थे उसमें। लेकिन जिस तरह IPPs के साथ जो प्राइवेट सेक्टर के IPPs है उनके साथ जिस तरह, ठीक है अली साहब, अब ये अगर इस तरह एक एक करके प्राइवेटाइजेशन के अमल को ही हम सबूताज करते रहेंगे, पहले हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाला केस देखा, अब हम ये PIA वाला ये केस देख रहे हैं, तो आगे जो के इदारे जो प्राइवेटाइज होने हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन पर फिर कितना असर पड़ेगा? हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद तो फिर बहुत शेकी हो जाएगा। जी, एतमाद ऑलरेडी उनका शेकी हो चुका है, क्योंकि आगे जो ज़्यादा कंपनी जो प्राइवेटाइजेशन के लिए आनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी है एनर्जी सेक्टर के अंदर, जिनको हम डिस्कोस कहते हैं, और एनर्जी सेक्टर के वैल्यू चेन के अंदर आएगी। तो उसमें जो कंपनीज इंटरेस्ट शो कर रही थी उनके साथ उन IPPs के मामले में जिस तरह उनसे निगोशिएट किया जा रहा है और जिस तरह उनसे इनको डराया धमकाया भी जा रहा है, तो उसके बाद मेरी जितने लोगों से बात हो रही है उनमें से किसी का इंटरेस्ट तो नहीं है वो प्राइवेटाइजेशन में। इवन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि के इलेक्ट्रिक ने अभी वो अपने रिन्यूएबल की बिडिंग की थी ओपन बिडिंग प्रोसेस से। तो पहली जो बिड आई थी, पहले जो बिडिंग प्रोसेस था उसमें 16 कंपनीज इंटरेस्ट शो किया था। उसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी थी, लोकल भी थी बहुत सारी, और बीच में हमने IPPs की नेगोशिएशन शुरू कर दी। तो उसके बाद जब दूसरा बिडिंग का प्रोसेस आया कुछ हफ्ते बाद, तो उसमें सिर्फ 4 कंपनियों ने बिड किया, सिर्फ 4 कंपनियों ने बिड किया। तो 16 में से ये जो 12 जो निकल गई हैं वो क्यों निकल गई हैं? ठीक है जी, अब ये प्राइवेटाइजेशन PIA में 6 कंपनी थी, इसमें से 5 निकल गई हैं, क्यों निकल गई हैं? इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में 2 कंपनीज थी, एक क्यों निकल गई है?
तो जब ये निकलती जाएंगी तो आगे फ्यूचर में जब आपको नजर आएंगे हालात, तो फिर लोग क्या करेंगे, क्यों आएंगे? या तो कोई डर से नहीं आएगा कि कल को आप दोबारा वो चट्टा खोल के आप इनके साथ जो है कोर्स ऑफ एक्शन करना शुरू कर दें। कल को नया कोई आप हुकूमत ये बदलती है, नए लोग आते हैं, फर्क लोग आते हैं जो आपको हालात चल रहे हैं, कल को किसी भी कुछ हो सकता है, मतलब अगले 6 महीने, साल, 2 साल में क्या वो उन चीजों को रिवर्स करें, इसके ऊपर लोग सवाल उठेंगे। तो ये जब इस तरह की सारी चीजें होंगी तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अब आप खुद देखें कि इतनी शफाफियत और इतनी बड़ी बात हो कि एक रियल एस्टेट कंपनी जिसके प्रोफाइल जो आप उसके तरफ जाके देख लें, आपको सब नजर आ जाएगा। अगर उसको इस तरह से दे रहे हैं तो फिर कौन आके इंटरेस्ट लेगा? मुझे बताइए, कौन पैसे वाला पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहेगा इन कंपनीज में जब उसको इस तरह की चीज नजर आ रही है? तो मेरा नहीं ख्याल प्राइवेटाइजेशन में इन हालात में जिस तरह के हालात अब हैं को बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आएगा, अनलेस कि हम अपना सोचना करने का तरीका छोड़े। फिर आप देखिए, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब कोई डील करना चाहते हैं, सऊदी अरब को जाते हैं तो हम रिकोटेक उनको जो है कोरियो के भाव भेज देते हैं, क्योंकि हमें उनसे जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उन कर्जों को हमने सीधा रखना है। ठीक है जी, तो वो हम बेच देते हैं। वो हम क्यों बेच रहे हैं, क्यों नहीं हम यहाँ पे रख रहे? वही 2 साल पहले जब रिकोटेक 5 लोकल कंपनियों का कंसोर्शियम कर रहा था, हमने उसको इनकार कर दिया, फिर हमने हुकूमत को दे दिया और वही हुकूमत के पोर्शन को उठा के हमने सऊदी अरब को दे दिया। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम अपने लोकल बिजनेसेस को नहीं देते, हुकूमत को देते, हुकूमत से बिल निकाल के सऊदी अरब को दे देते हैं, क्योंकि सऊदी अरब हमें लोन दे रहा है और तरह की चीजों में ये कर रहे हैं। फिर आपने इसी तरह देखें पोर्ट कासिम के अंदर आपने को वो डील हुई थी जो आपने वो अबू धाबी पोर्ट को दे दी। उस वक्त एक फिलिपीन कंपनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल आपने उसको नहीं दिया और आपने उसको भी थोड़ा सा धमका के उसको साइड पे कर दिया। तो उसके बाद कौन इन्वेस्ट करेगा? कौन ऐसा आदमी आएगा, कौन प्राइवेट सेक्टर आएगा, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, वो करेगा जब आप जियो पॉलिटिकल रीजनिंग के ऊपर या अपनी पॉलिटिकल रीजनिंग के ऊपर या अपने फेवरेट लोगों को अंदर जो आपके अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कंपनियां देने लग जाएं। ठीक है, चलें, यानी इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन की एक लिस्ट बनी हुई है मुख्तलिफ इदारों की, तो महसूस ऐसा हो रहा है कि हुकूमत उनके ख़रीदारों की भी एक लिस्ट फाइनल कर चुकी है कि कौन सा इदारा किस खरीदार को देना है। तो फिर उमर ये बताइएगा कि अब ये जो फिर ये पूरा बिडिंग का एक इतना लंबा प्रोसेस हुआ, एक के बाद एक तारीख आती रही, ये इतना लंबा प्रोसेस करने की फिर ज़रूरत क्या थी जब ये शफाफियत से भरपूर ये अमल होना ही नहीं था और शफाफियत पर आखिर में सवालात ही उठने थे? आगे के जो इदारे हैं फिर उनके भी ख़रीदारों का क्या तयन पहले ही हो चुका है? कुछ ऐसी कुछ खबरें आपको मिल रही हैं या कोई अंदर की इस वक्त आपके पास है न्यूज़? देखिए, एक चीज तो ये है कि आईएमएफ की जानिब से बाकायदा तौर पे एक कंडीशन रखी गई थी कि सितंबर में जो है वो पीआईए की निजकारी फाइनल की जाए। और लेकिन बिडर्स की जानिब से जो बिडर्स थे उनकी जानिब से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कैसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको बिडर्स ने मानने से इनकार कर दिया। अब एक और मसला ये भी है कि जो मुलाजमीन को रिटेन करना पीआईए का, ये सबसे बड़ा इशू है। तो वो रिटेन करना या ना करना अब ये नई जो कंपनी है जो लेगी तो ये उस पर मुनहसर है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 माह का जो वक्त है। लेकिन उमर, सॉरी कत्ता कलामी की माज़रत, लेकिन जो मुलाजमीन है वो रेलेवेंट तजुर्बा तो रखते होंगे ना, और अगर आपको इस इदारे को चलाना है तो आपको उस तजुर्बे की भी ज़रूरत होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने इदारे के लोग ला के वहाँ पर तैनात कर देंगे और वो इस इदारे को बेहतर चलाने लगेंगे। लेकिन जो एक इशू जो आ रहा है वो इशू यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उनकी जो सैलरीज हैं वो ज्यादा हो सकती हैं और ये कम सैलरीज उनको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा मामला है। जो फैसिलिटीज हैं जो ऑलरेडी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वो को जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज उनको ऑफर तो नहीं कर सकेंगे ये, लेकिन ये है कि उन मुलाजमीन को उस तरह एंटरटेन नहीं किया जा सकेगा जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में थे, पब्लिक सेक्टर में वो थे, उनको एंटरटेन किया जाता था। दूसरा, लिटिगेशन का मामला है, शफाफियत पर सवाल जरूर उठेंगे। आगे भी मामलात अगर किसी भी ऐसे इदारे की निजकारी की गई तो उस पर सवाल लाजमी उठेंगे और ये लिटिगेशन में मामलात जाएंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरीके से काउंटर करती है, लेकिन अब तक ये मामला इसलिए भी थोड़ा सा हमें ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो फ्लॉज मौजूद हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि अब सिंगल बिडर है और इन्होंने रूल्स में तरमीम तो कर दी है, लेकिन वो रूल्स में तरमीम जो है वो शायद ये हो कि अगर मामला लिटिगेशन में चला जाता है और दूसरा फिर आईएमएफ की कंडीशंस भी हैं, तो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को देखते हुए शायद ये हो कि कोर्ट भी उस तरह जो है उस चीज को आगे ना कर सके। क्योंकि अमूमन ये बात देखने में और सुनने में आती है कि जब किसी भी ऐसे हुकूमती इक़दाम पर एतराज
उठाया जाता है तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जी ये IMF की कंडीशन है। हम कायमा कमेटीज में बैठे होते हैं, देखते हैं जब कोई मेंबर एतराज उठाता है या ज्यादा मेंबर एतराज उठाते हैं, चेयरमैन कमेटी एतराज उठाता है, तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये IMF की कंडीशन है जी, इसको कर दें। अब लास्ट टाइम भी वजीर खजाना जो है वो 2 बिल्स लेकर आए जो गवर्नमेंट बिल्स थे, और उसमें हमने देखा कि कोरम भी पूरा नहीं था, लेकिन उन बिल्स को अप्रूव किया गया कौम सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, और कहा कि IMF की कंडीशन है जी हमने करने हैं। तो इस तरह की चीजें फिर सामने आती हैं। बिल्कुल सही है। शफाफियत पर सवालात, बिल्कुल शफाफियत पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए। अब देखते हैं कि शाम में क्या नतीजा हुकूमत की तरफ से सुनाया जाता है, और फिर आने वाले दिनों में दीगर बिडर्स सामने आते हैं या नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हयात, अली खिज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और साल की पहली सहमाही में 91 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है, जिस पर अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए मज़ीद कुछ 60 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू एडिशन है उसको भी मार्केट रेट के करीब लाने के लिए कोई 56 मुल्क के शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी इसको 80% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। तो अब ये इक़दाम जब FBR की जानिब से उठाए जाएंगे तो रियल इस्टेट के बिज़नेस को ये कितना मुतासर करेंगे, और फिर जो टैक्स का जो इस वक्त रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है वो किस हद तक ओवरऑल कलेक्शन जो कि एक सालाना हदफ रखा गया उसको मुतासर कर सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मलिक साहब रियल इस्टेट इकॉनमी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मुल्क के तकरीबन तमाम ये छोटे बड़े शहरों में अब जो वैल्यू एडिशन हो रही है प्रॉपर्टी की 80% इसमें इजाफा होता है, इसके क्या इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट हो सकते हैं? FBR की जानिब से ये एक दुरुस्त इक़दाम है या फिर इसकी मुखालफत करेंगे आप? आप सबसे पहले तो मैं ये इस पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि FBR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने ये जो वैल्यूएशन है ये विद द कंसल्टेशन ऑफ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ की है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मतलब इनको इस बात का अदराक ही नहीं है कि बिल्डर और डेवलपर का काम नहीं है वैल्यूएशन बताना, ये रियल इस्टेट एसोसिएशंस का काम है। और ये चीज़ 1 साल पहले चेयरमैन FBR के साथ बैठ के उनसे बाकायदा एक लेटर नोटिफिकेशन की शेप में निकलवाया गया कि आपने जिस एरिया की वैल्यूएशन करनी है उस एरिया की रियल इस्टेट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड करेंगे और उसकी कंसल्टेशन के साथ आप वैल्यूएशन इशू करेंगे। दूसरी बात ये, इनके मैकेनिज्म को भी सलाम है कि भाई आप 2.5 साल से आपने वैल्यूएशन नहीं की, तो अगर यही वैल्यूएशन 1 महीने के लिए प्रपोज हो जाती, आपने लिख दिया कि 1 नवंबर से एप्लीकेबल है, मतलब जो लोग इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में CDA में जहां बैठे हुए हैं उनकी ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो रही, क्योंकि कुछ SROs आगे हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ में और प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल बजट की तरह आखिरी 10 दिन काम करना है, और वो भी भोंडे अंदाज में। और वैल्यूएशन में भी इन्होंने यही किया कि आपने 2.5 साल तक वेट करते रहे, मीटिंग्स भी करते रहे, और आखिर में आपसे वैल्यूएशन के SROs भी इशू नहीं हो रहे कि लोगों को पता चल सके कि आपने क्या अल्टीमेटली लोगों के साथ जुल्म किया है। आपने वैल्यूएशन बढ़ानी थी, बिल्कुल आपका राइट है बढ़ाना, बट आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली आपने बजट में कितनी हैवी टैक्सेशन की है। आप रियल इस्टेट को डिस्करेज करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट है, बट आप उसके साथ खुद आपने अपने इंट्रो में बोला कि इस महीने का भी शॉर्टफॉल है 80 अरब का, पिछले तिमाही क्वार्टर का भी इनका 90 बिलियन का शॉर्टफॉल था। तो ये जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल्स हैं वो कैसे पूरी होंगी? मतलब आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी मैकेनिज्म नहीं है। आप कितनी देर तक सैलरीड और बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, आप उसके ऊपर परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे? पिछले 6 महीने का फिगर है दुबई का, यूएई का, कि 4000 बिजनेसमैन ने अपने लिए वहां पे लाइसेंस अप्लाई किए हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब इनकी आंखें बंद हैं, इनको नजर नहीं आ रहा, कैपिटल फ्लाई हो रहा है, बिजनेसमैन अनकंफर्टेबल है। मतलब बजाय इसके कि आप ऐसी पॉलिसीज दें कि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी चले, आप हर रोज एक नया ऐसा
ड्रामा पेश कर देते हैं जिससे जो पाकिस्तानी टैक्स रिफॉर्म्स की तो एक बड़े पैमाने पर ज़रूरत है, लेकिन ये जो एक सरकारी कीमत, ये वैल्यू एडिशन की जो ज़रूरत पड़ी है एफबीआर को, ये सरकारी कीमत और मार्केट रेट में जो एक ह्यूज गैप होता है हमेशा से कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू करोड़ों में है और जो उसकी सरकारी कीमत होती है रजिस्ट्रार के पास वो चंद लाख होती है, ये इतना वाज़े गैप मौजूद क्यों होता है? इसकी क्या वजूहत है? अरबाब साहब, ये कोई इतना बड़ी लॉजिक नहीं है, बड़ा सिंपल इसका जवाब है और इससे पहले भी शोज में हम दे चुके हैं कि ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है ये अपने मफाद के लिए वैल्यूएशन को नीचे रखती है, अपनी ब्लैक मनी को पार करने के लिए ये वैल्यूएशन नीचे रखी जाती है और टैक्स की परसेंटेज को हाई रखा जाता है। हम तो कहते हैं आप आज इसको जो टैक्स की परसेंटेज है इसकी शरह को कम करें और मार्केट वैल्यू पे चले जाएं। इनको किसने रोका है? बट नहीं, क्योंकि फिर इनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो इनको अलाउ नहीं करेंगी पैसे पार्क करने के लिए। ये जितनी बाबूक्रेसी बैठी हुई है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि उनकी टैक्स रिटर्न उनको अलाउ नहीं करती है। अच्छा, तो ये अगर मार्केट रेट पर ये सारे ये इस वैल्यू को लेकर आया जाए तो इसका मतलब जो इसका पब्लिक को फ़ायदा है और इसका नुकसान उस ब्यूरोक्रेसी पर है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। बात ये है, एक प्रॉपर्टी उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 1 करोड़ रुपए है, इन्होंने उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए रखी हुई है और उसके ऊपर ये 3% टैक्स ले रहे हैं, 90,000 रुपए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए करके 1% ले लें तो आपकी चीजें डॉक्यूमेंट भी हो जाएं और मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी हो जाए। बट वो इन्होंने नहीं करना, क्योंकि टैक्स कम करना नहीं, वो इनके पास एक्सक्यूज है कि नहीं हमें आईएमएफ का प्रेशर है। बात ये, आईएमएफ आपसे कहता है कि आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, आपने मैकेनिज्म देना है उनको कि हम अपनी वैल्यूएशन को रेज कर रहे हैं, टैक्स की परसेंटेज को कम कर रहे हैं। आप हर चीज को एनहेंस करके चीजों को चोक करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे तो ये लगता है लोग शायद गवर्नमेंट के खिलाफ कम एहतजाज करें, एफबीआर के बाहर जाके ज्यादा एहतजाज करेंगे। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि एफबीआर की जानिब से इस पर क्या होता है और इस फैसले को रिव्यू किया जाता है नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मलिक साहब, रियल एस्टेट इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।